देखा, ढूंढते हुए रतन का लाश उसकी पत्नी रेबा और बेटे रमेश को मिलता है। माँ, पिताजी के बिना हम कैसे रहेंगे? स्कूल की बहुत खर्चा है। मैं कल से और स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं कल सुबह से ही काम ढूंढने के लिए निकल पड़ूंगा। इतनी सी उम्र में तू क्या काम करेगा? मैं लोगों के घर घर जाके काम करूंगी, खाना पकाऊंगी, तू सिर्फ पढ़ाई करेगा। तुम चिंता मत करो माँ, मुझे कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा, फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अगली सुबह रमेश काम की तलाश में निकला, लेकिन पूरे दिन घूमकर भी कोई काम ना मिलने से वो रात को घर लौट आते हैं। मुझे कोई काम नहीं मिली माँ, क्योंकि मैं छोटा हूँ, इसीलिए कोई मुझे काम नहीं देना चाहता है। फिर अगले दिन रमेश काम ढूंढने के लिए निकला। उस वक्त वो एक भंगार की दुकान देखता है, जहाँ एक आदमी प्लास्टिक, टूटा हुआ कांच, लोहे, पुराना कागज बेचने के लिए आया था। ये देखकर रमेश भी वो सारी चीज जुगाड़ करके बेचता है। फिर शाम को वो अपने घर लौट आता है। ये लो माँ, थोड़ा चावल और आलू ले आया हूँ, आज यही पकाओ। ठीक है, मैं जाकर पहले बाहर की कुएं से पानी लाती हूँ। रेबा जब पानी लाने गए तब गांव के कुछ महिलाओं ने कहा, अरे देखो देखो, रेबा आई है कुएं से पानी लेने। तुम सबने देखा ना, आज इनके बेटे पूरे दिन घूम के इधर उधर से कचरा उठा रहा था। ऐसे किसी को हमारे कुएं से पानी नहीं लेने देंगे। रेबा, तुम जाओ यहाँ से, हम तुम्हें यहाँ से पानी नहीं देंगे, जाओ। इस गांव में तो एक ही कुआं है, अगर मुझे यहाँ से पानी नहीं मिली तो पीने का पानी मैं कहाँ से लाऊंगी? सबकी बातें सुनकर रेबा रोते हुए वहाँ से चली आती है। लेकिन मुझे पानी तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो खाना कैसे पकाऊंगी? कौन सा पानी पीऊंगी? अब लगता है कि जंगल के उस तालाब से ही पानी लाना पड़ेगा। मैं वहाँ से ही पानी ले आती हूँ। रेबा बड़ी मुश्किल से उस तालाब तक पहुँचती है और वहाँ पहुँचकर वो फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, भंगार उठाने से क्या कोई दूषित हो जाता है? जो वो लोग मुझे पीने का पानी तक नहीं लेने दिया। लेकिन इस तालाब का पानी तो पीने लायक नहीं है। हम ये पानी कैसे पिएंगे? ठीक उसी वक्त वो जलपरी तालाब के बाहर आती है और कहती है, ऐसे मत रो, मैं तुम्हें जानता हूँ। एक दिन आपके पति ने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए आज मैं आपके दुख के दिन में आपके साथ रहना चाहती हूँ। जलपरी को देख रेबा चौंक जाती है। फिर जलपरी ने उस रात की सारी घटना रेबा को बताई। रेबा भी अपने सारे दुख के बारे में जलपरी को बताई और ये सब कुछ सुन के जलपरी ने कहा, मैं तुम्हें एक जादुई कलश देती हूँ। जब भी तुम कलश में पानी डालोगी तब भी तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तब तुम्हारा कोई कष्ट और दुख नहीं रहेगा। इसके बाद रेबा घर लौट आती है और रमेश लौटने के बाद उसे सारी घटना बताती है। फिर रमेश माँ के कहे अनुसार कलश में पानी डाले और मन ही मन कुछ पैसों के लिए प्रार्थना करता है और थोड़ी ही देर में कलश का पानी गायब होकर पैसों से भर गया। अब हमारे दुख के दिन खत्म होगा। हाँ माँ, चलो बाजार से कुछ सामान खरीद के लाते हैं। फिर वो दोनों बाजार से कुछ सामान खरीद कर लाए और खुद की एक दुकान लगाते हैं। इसके बाद अपने घर को ठीक करते हैं। ऐसे ही वो अच्छे से रहने लगे। तभी गांव के बाकी महिलाओं ने कहने लगे, बात क्या है? रेबा अचानक इतनी अमीर कैसे बन गई? उसके बेटे तो सिर्फ कचरा उठाता है, उसे इतना पैसा कहाँ से मिल गया? दाल में कुछ काला जरूर है। रेबा उस तालाब से पानी लाती थी, जरूर वहाँ ही कुछ होगा। कल हम सब मिलके उस तालाब में जाल फेंकेंगे, देखेंगे कुछ मिलता है कि नहीं।
अगले दिन गांव की सभी महिलाओं ने उस तालाब में जाल फेंका और उन्होंने जाल खींचकर जलपरी को तालाब के किनारे लाए। रेबा को तुम जिस तरह से अमीर बनाए हो, हमें भी बना दो, नहीं तो तुम्हें मार डालूंगी। छोड़ो, छोड़ दो मुझे मत मारो, छोड़ दो, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। रोते हुए जलपरी और गांव की महिलाओं की चीखें सुनकर रमेश और रेबा जादुई कलश लेकर वहां पहुंचे। फिर रमेश ने कहा, तुम लोग जलपरी को छोड़ दो, ये लो जादुई कलश। मैं जलपरी को समुंदर में छोड़ के आऊंगा, जहाँ जलपरी को ना तो कोई ढूंढ सकेगा ना तो कोई मार सकेगा। जादुई कलश मिलते ही सभी ने जलपरी को छोड़ दिए। तभी रमेश और रेबा जलपरी को लेकर समुंदर में छोड़ देते हैं। फिर जलपरी उन दोनों से कहती है, अगर मैं चली गई तो वो जादुई कलश भी गायब हो जाएगी, तब तुम मुझे कभी नहीं पाओगे, यहाँ तक कि कलश भी नहीं। जो भी हो जलपरी, तुम्हारे आशीर्वाद तो हमारे साथ ही है। हम किसी न किसी तरह दिन गुजार लेंगे। मुझे इस बात की खुशी है तुम खुश रहोगी और कभी तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा। आप बहुत अच्छे दिल वाले लोग हैं, इसीलिए मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। आपकी दुकान बहुत अच्छी चलेगी, दुकान कभी बंद नहीं होगी, आप लोगों को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये कहते हुए जलपरी गहरे पानी में चली जाती है। ठीक उसी वक्त कलश भी गांव वालों के हाथ से गायब हो जाती है। इधर रेबा और रमेश गांव लौट के अपनी दुकान अच्छे से चलाने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरे पास आओ। सच कह रही हो? तुम मुझे खा तो नहीं जाओगी ना? नहीं। बहुत समय पहले सिमुलतुली के जंगल में नैन्सी नाम की एक चिड़िया अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। नैन्सी की बड़ी बेटी का नाम नीनी और छोटी बेटी का नाम पॉपी था। जब नीनी का जन्म हुआ तब नैन्सी उसकी सूरत देखकर बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि नीनी जन्म से ही बदसूरत काली थी। लेकिन नैन्सी को एक गोरी और सुंदर लड़की की चाहत थी। वो मन ही मन एक गोरी लड़की ही चाहती थी। कुछ दिन बाद नैन्सी ने और एक बेटी की जन्म दिया और उसे देखकर नैन्सी बहुत खुश होती है, क्योंकि वो बहुत ही गोरी और सुंदर थी, जैसी नैन्सी की चाहत थी। धीरे धीरे वो दोनों बहनें बड़ी हो गई। नैन्सी छोटी बेटी की तरह बड़ी बेटी को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। उसने नैन्सी के साथ इतना बुरा व्यवहार करती थी कि कोई सौतेली माँ भी नहीं करती होगी। एक दिन नैन्सी अपने घर के पास ही लकड़ी काट रही थी। वो लकड़ी काटते काटते बहुत थक गया। उन्होंने अपनी छोटी बेटी को बुलाने लगी। पॉपी, मेरे लिए थोड़ा पानी ला बेटी। इतनी तेज धूप में काम करते करते मेरा गला ही सूख गया। तभी पॉपी गहरी नींद में सो रही थी और नीनी घर की सफाई कर रही थी। पॉपी को सोते देख नीनी जाती है और पानी लाती है। ये लो माँ, पानी। क्या तू अपने गंदे काले हाथों से मेरे लिए पानी लेकर आए? ना माँ, तुम गलत समझ रही हो। मैं अच्छी तरह हाथ धोकर ही तुम्हारे लिए पानी लाई हूँ। तेरी हाथ जन्म से ही गंदे हैं, 1000 बार रगड़ने से भी साफ नहीं होगा। ज्यादा काम दिखाने की कोशिश मत कर, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुमसे जितना कहूँगी उतना ही करना, समझी? पॉपी सो रही है माँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पानी लाई। तेरे हाथ से पानी मैं नहीं पीऊंगी। ये कहते हुए नैन्सी ने नीनी के हाथ से पानी के गिलास लिए फेंक दिया। नीनी अपनी माँ की इस व्यवहार से दुखी होके रोने लगी। तभी पॉपी वहाँ आ जाती है और कहती है, माँ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं। तू जाके आराम कर। ठीक है, मैं जा रही हूँ, फिर से ऐसे चिल्लाना मत। इसके बाद पॉपी चला गया और जाके फिर से सो गया। और इधर नैन्सी नीनी से बोली, ए काले लड़की, घर सफाई हुआ कि नहीं? हाँ माँ,
घर की सफाई हो गई है। ठीक है, अब इन सारे लकड़ियों को काट दे। ना जाने तेरी जैसी काली लड़की से कब मुझे छुटकारा मिलेगी। नीनी रोते हुए लकड़ी काटने लगी। कुछ देर बाद नैन्सी ने फिर से उसको बुलाया। नैन्सी की पुकार सुनते ही नीनी दौड़ के आई। तभी नैन्सी अपनी बड़ी बेटी नीनी से कहा, तू सुबह से सिर्फ घर की ही सफाई कर रही है, ये बर्तन कौन धोएगा? चल जल्दी चल, जाके बर्तन धो दे। नीनी बर्तन लेकर कुएं के पास जाती है, लेकिन नीनी बहुत छोटी थी, इसीलिए वो कुएं से पानी बिल्कुल नहीं खींच सकती थी। अचानक नीनी के हाथ से कुएं में बाल्टी गिर जाती है। तभी बाल्टी गिरने की आवाज सुनकर नैन्सी वहाँ पहुँचती है और सब कुछ देख के वो बहुत गुस्से से बोली, तूने बाल्टी गिरा दे, जा अभी कुएं में कूद के बाल्टी लेके आ। माँ, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। तेरी इस आंसू से मेरा मन पिघलने वाला नहीं, जाके बाल्टी ले आ। नीनी को कुएं में जाने से बहुत डर लगती है, लेकिन अगर वो बाल्टी नहीं लाएगा तो उसकी माँ उसे बुरी तरह पीटेगी। फिर वो आंखें बंद करके कुएं में कूद गई। तभी कुएं के गहराई में जाके एक जादुई जंगल में पहुंच जाती है। यहाँ की ये जादुई दुनिया बहुत खूबसूरत थी। वाह, कितनी सुंदर जगह है। कुएं के अंदर इतना सुंदर जगह है, ये तो मुझे पहले मालूम ही नहीं था। मैं इस जंगल की उस तरफ जाके देखती हूँ। रास्ते में उसे एक आम का पेड़ दिखाई दिया और आम का पेड़ नीनी से कहता है, सुनो बालिके, मेरे ये सारे फल का वजन बहुत भारी है, क्या तुम मेरे मदद करोगे? ये सारे पके फलों को तोड़ लो, इससे मैं हल्का हो जाऊंगा। ठीक है आम की पेड़, मैं अभी सब फल तोड़ लेती हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर नीनी सारे आम तोड़ लेती है और पेड़ बहुत हल्का हो जाता है। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ, मैं अभी बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, तुम आगे की तरफ चलती जाओ। फिर नीनी थोड़ा और आगे बढ़ती है। तभी उसे एक नागिन दिखाई देती है। नागिन को देखकर वो बहुत डर जाती है। तब वो नागिन नीनी से कहती है, तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मेरे पास आओ। सच कह रही हो? तुम मुझे खा तो नहीं जाओगी ना? नहीं मेरी बच्चे, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। कुएं के अंदर मेरी बाल्टी गिर गई थी और बाल्टी लेने के लिए मैं कुएं में कूद गई। फिर मैं पानी में डूबते हुए यहाँ तक आ पहुँचा। अब तुम जब यहाँ आ ही गई हो, तुम मेरे साथ ही रह सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरी घर की सारे काम करनी होगी। मुझे घर के सारे काम आती है। ठीक है, फिलहाल मेरे साथ चलो। नीनी फिर नागिनी के साथ उनके घर जाती है। उस दिन से वो नागिनी के घर पर ही रहने लगी। उधर नैन्सी नीनी को कुएं के अंदर ना देखकर सोचने लगी, अरे ये काली लड़की कहाँ गई? डूब के मर गई क्या? अच्छा ही हुआ, लगता है उस काली लड़की से मुझे छुटकारा मिल ही गया। इधर नीनी नागिनी के घर के सारे काम करती रहती है। इतना ही नहीं, वो नागिन के लिए कई स्वादिष्ट भोजन बनाती रही। ये लो नागिनी, मैं तुम्हारे लिए खाने पकाई हूँ, खा के बोलो कैसी बनी है। वाह, तुम बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाई हो, तुम बहुत ही अच्छी हो। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन नीनी उदास होके बैठी थी। तभी वहाँ नागिन आती है और कहती है, क्या बात है बेटी, तुम इतनी उदास होके क्यों बैठी हो? मुझे भी बताओ। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। इससे पहले मैं माँ के बिना कभी नहीं रही। अच्छा, तो ऐसी बात लगती है
तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है। नहीं, माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि मैं बदसूरत हूँ। मेरी बहन बहुत गोरी है, इसीलिए माँ उससे ज्यादा प्यार करती है। मुझसे घर के सारे काम करवाती है, फिर भी मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, आओ मेरे साथ। ये कहकर नागिन उसे एक झरने के पास ले गई और वहाँ जाके कहती है, नीनी, तुम उस झरने के नीचे जाके खड़ी हो जाओ, फिर देखोगे तुम्हारी घर पहुंच गई हो। और जाने से पहले ये आम की पौधे को लेके जाओ, तुम्हारी घर की बगल में इसे लगा देना। और ये पौधा जब पेड़ बन जाएगी, इसके पत्ते तोड़ने से वो पत्ते सोने की आम बन जाएगी। ये तुम याद रखना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया नागिनी। नीनी आम का पौधा लेकर झरने के नीचे खड़ी हो गई। झरने के नीचे खड़ी होते ही नीनी बहुत ही गोरी और सुंदर हो जाती है। ये देखकर नीनी खुश हो जाती है। उसके बाद वो वहाँ से गायब भी हो जाती है और सीधा जाके घर के आंगन में पहुँचते ही पॉपी उसे देखकर बोली, माँ तुम किधर हो? देखो दीदी लौट आई है। दीदी तुम तो बहुत खूबसूरत हो गई हो, और तुम अचानक ऐसे गोरी कैसे हो गई? फिर नैन्सी वहाँ आती है। तू इतनी सुंदर कैसे बन गई? मुझे सब कुछ खोल के बता। और ये आम की पौधे क्यों लाई है? ये आम की पौधे मुझे नागिनी ने दिया। नागिनी कुएं के अंदर में रहती है। ये जादुई पौधे हैं। इस पौधे से सोने की आम मिलता है। नीनी की सारी बात सुनकर पॉपी ने बोली, उस नागिन ने तुम्हें इतना सुंदर बना दी है। मैं भी जाऊंगी उस नागिन के पास। माँ मैं और भी सुंदर बनना चाहती हूँ, और मैं सबसे अमीर बनना चाहती हूँ। हाँ बेटी, जल्दी जा, हम लोग बहुत अमीर बन जाएंगे। इतनी लालच ठीक नहीं है माँ। नागिन जो पौधे हमें दी है वही काफी है। तू चुप कर। मैं बहुत अमीर बनूंगी और इस जंगल की मैं रानी बनकर रहूंगी। इसके बाद पॉपी भी कुएं में कूद जाती है और वो भी उस जादुई जंगल में पहुंचती है। फिर पॉपी जंगल की तरफ आगे बढ़ती है और मिलती है आम की पेड़ के साथ। तभी आम की पेड़ ने कहा, सुनो बालिके, मेरे ये सारे फल का वजन बहुत भारी है। क्या तुम मेरे मदद करोगे? ये सारे पके फलों को तोड़ लो, इससे मैं हल्का हो जाऊंगा। आम तोड़ने की समय मेरे पास नहीं है। अब जल्दी से बोलो नागिनी किधर रहती है? तुम आगे की तरफ जाओ। इसके बाद पॉपी आगे बढ़ती है और कुछ दूर जाते ही नागिनी से मिलती है। फिर नागिनी के साथ मिलते ही उसने बोली, नागिनी मैं नीनी की बहन हूँ। मैं नीनी से भी ज्यादा सुंदर बनना चाहती हूँ, और ढेर सारे सुनहरा आम के पौधे चाहिए मुझे। तुम तो जन्म से ही बहुत सुंदर हो। तुम्हें और खूबसूरत होने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं उससे भी ज्यादा सुंदर बनना चाहती हूँ, और सबसे अमीर बनना है मुझे। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी घर की सारे काम करनी होगी। तुम्हारी बहन मेरी बहुत सेवा की है, तुम्हें भी करनी पड़ेगी। वो सब मुझसे नहीं होगा। तुम सिर्फ मुझे सुंदर और अमीर बना दो। ठीक है, फिर आओ मेरे साथ। इसके बाद नागिनी पॉपी को भी उस झरने के पास ले जाती है। फिर बहुत सारे आम के पौधे देकर उसको झरने के नीचे जाने के लिए कहती है। ठीक है नागिन, मैं अभी जाती हूँ।
पॉपी आम के पौधे लेकर झरने के नीचे जाती है। फिर पानी उसके ऊपर गिरते ही वो बहुत ही काली और बदसूरत हो जाती है। फिर वो वहाँ से अदृश्य होकर सीधा घर के आंगन में पहुँचती है और घर पहुँचते ही उसके हाथ के आम पौधे सब गायब हो जाती है। हे राम, ये मेरा क्या हाल हो गया। अरे ये क्या हो गया? ये सब मेरी लालच के वजह से हो गया। मेरी इतनी सुंदर बेटी का आज क्या हाल हो गया। हाय हाय हाय। पॉपी और नैन्सी को इस तरह रोते देखकर नीनी नागिनी को याद करने लगती है। कुछ देर बाद ही नागिनी वहाँ आती है। तुम और तुम्हारी छोटी बेटी बहुत लालची हो, इसीलिए ऐसा फल मिला है। और नीनी के साथ भी बहुत बुरी बर्ताव करती हो। मैं और लालच नहीं करूँगी नागिनी। अब मेरी गलती की एहसास हो गई नागिनी। मेरी बेटी को क्षमा कर दो। तुम मेरी छोटी बेटी को पहले जैसा बना दो। मैं अपनी बड़ी बेटी को भी बहुत प्यार करूँगी। फिर ठीक है, जब तुम्हारी गलती की एहसास हो चुकी है, मैं पॉपी की असली रूप लौटा देती हूँ। लेकिन उस सोने की आम को बेच के जंगल की सारे पशु पक्षी की मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो पॉपी फिर से बदसूरत हो जाएगी। इसके बाद नागिनी पॉपी को अपना रूप लौटाकर वहाँ से अदृश्य हो जाती है। बेटी नीनी, मेरे पास आ बेटी। मैं तुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई। नीनी मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। माँ, फिर नीनी नैन्सी को गले लगाया। तब से वो तीनों अपने दिन बहुत अच्छे से बिताने लगे और सुनहरे आम बेचकर जंगल के सारे पक्षियों की मदद करने लगे। हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अभी और एक नई मजेदार कार्टून देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो को क्लिक कीजिए और हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।